चले सर, जहां पर भी पैसा, जहां पर भी आफत साहब पैसा जमात का म्यार होगा, मैं उसका सबसे बड़ा जी आवाम सुन रही है। अगर इस दफा चौधरी साबिर अली को टिकट मिल गया तो हम मान लेंगे कि वाकई मुस्लिम लीग नून मेरिट पे टिकट देती। आज उसी एस्टेब्लिशमेंट को वो गालियां भी दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जिस तरह मियां साहब 4-5 दफा दे चुके हैं। सर आपने उसका तो सुना है, लेकिन किसी सियासी जमात का आपने प्रैक्टिकल अभी महीना पहले देखा है कि वो ले लेते हैं फिर टिकट देते हैं। प्रैक्टिकली तो मुस्लिम लीग नून की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आदमी की देखी, वो कहता है जी मेरे से पैसे मांग रहे। अब खान साहब कह रहे थे, ऑपोजिशन कह रही थी कि जी आप करें, और खान साहब जो थे वो रशिया चले गए जी। इस टाइम आप लोग उसी जगह पे खड़े जी ठीक है। खान साहब जो है वो गंदम और पेट्रोल रशिया से लेने की बात कर रहे थे, अब आप पेट्रोल भी ले रहे हैं और गंदम भी आगे लेने की बात करें, तो उसी जगह पे आप लोग भी खड़े। तो खान साहब कहां से बुरे हो गए, जबकि तब 15% महंगाई थी और आज 45%। कुछ 70 दफा तो बयान दे चुके हैं सारे शहबाज शरीफ और इसाक कि हमने तमाम शराइत पूरी कर दी है। अब पता नहीं क्यों सर जो पता नहीं जो है। अच्छा सर, मुस्लिम लीग नून की मौजूदा जो गवर्नमेंट जा रही है, इसको किस तरह देखते हैं? एक साल में जो अवाम का हाल हो गया, मुल्क का हाल हो गया, जो खान साहब पैसे छोड़ के गए थे वो भी खत्म कर दिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हाफिज शहबाज, चैनल दी पॉइंट से। आज हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा चौधरी साबिर अली फरजंद चौधरी करामत अली मौजूद हैं। ये मुस्लिम लीग नून के अपने सूबाई हलके से पिछले 15 साल से सदर हैं। ये एडवाइजर टू सीएम भी रहे हैं 4 साल, और ये उम्मीदवार हैं PP 157 से भी और PP 153 से। हम इनसे मुख्तलिफ नौयत के सवालात करेंगे, इनके हलके से मुतालिक भी, इनकी सियासत से मुतालिक भी और कौमी इशूज पर भी। उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू पसंद आएगा। मैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करता हूँ। जी चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक शहबाज भाई। आप जी बताएं कुछ अपने बारे में, कब सियासत शुरू की, कहाँ से शुरू की? मैं सबसे पहले तो दी पॉइंट की पूरी टीम का और स्पेशल अपने भाई आफत शहबाज का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज हमें अपना कीमती वक्त दिया और हमें अपने चैनल पर बोलने का मौका दिया। जी मोस्ट वेलकम जी। अब बात आपने मेरे हवाले से जो की, तारफ़ की, तो मैं समझता हूँ कि हाफिज शहबाज साहब मुझे जब से मैंने सियासत शुरू की है तब से मुझे जानते हैं जी। बिल्कुल। और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे फैमिली बैकग्राउंड को भी जानते हैं। जी मैंने सन 1999 में जी, जब मेरे वालिद साहब उससे पहले अपना सियासत करते थे, तो उसके बाद जब उनकी डेथ हुई तो फिर मैं बहुत छोटी उम्र से ही तकरीबन 99 से मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता हूँ और अपने मुल्क और अपनी पार्टी की खिदमत और अपने हलके की आवाम की खिदमत जो हमसे हो सके हम उसको कर रहे हैं। जी इलेक्शन लड़ा आपने कोई? जी हम 2018 में मैं उम्मीदवार था अपने इसी हलका से, सूबाई हलका PP 153 है जो, जिससे तो कुछ हालात ऐसे हुए कि जमात ने मुझसे जो कोई सीनियर साथी थे, यहाँ पर MNA रह चुके थे, सुहेल शौकत भट्ट साहब, उनको यहाँ पे टिकट दिया। और मेरा सारा फैमिली बैकग्राउंड जो है वो सियासी है। मेरे फादर जो हैं 87 में यूनियन काउंसिल बंगाली जो इस वक्त सूबाई हलके का 50% हिस्सा है उसके चेयरमैन रहे हैं। उसके बाद मेरे भाई जो हैं 2006 में मेरे बड़े भाई जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर रहे हैं। जी और हम भी मैं खुद भी अपना इस दफ़ा ये दोनों हलकों से ही PP 153 और PP 157 से सूबाई टिकट का उम्मीदवार हूँ, जो जमात का फैसला होगा। आप लोगों की सियासत का आगाज राना तजम्मुल साहब के साथ भी, चूंकि वो आपके रिलेटिव थे जी, तो उनके साथ भी रहा आपका कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा? जी अल्लाह ताला जन्नत करे। राना साहब बेसिकली एक सिर्फ रिलेटिव नहीं थे, एक फैमिली मेंबर भी थे जी, और अल्लाह ताला उनको करोड़ करोड़ जन्नत नसीब फरमाए। मेरे सियासी लिहाज से उनसे बहुत कुछ सीखा है जी, क्योंकि उनसे एक रिश्तेदारी, एक तल्लकदारी इस तरह की थी और एक वास्ता और इस तरह का रिश्ता था कि वो बड़े भाई और छोटे भाइयों का रिश्ता था। अच्छा, फैमिली का अगर कहा जाए तो आपके वालिद साहब ने इलेक्शन भी लड़ा जी और वालिद साहब सियासत में भी रहे, उसके बाद फिर आप सियासत में आ गए, भाई मेरे पहले बड़े भाई आ गए सियासत में।
फिर आप लोगों ने जिले का इलेक्शन लड़ा, जी। फिर राणा साहब के 3 इलेक्शन हुए, उसमें आप लोग बड़े बड़े पेश थे। बिल्कुल जी। और जो है उनके हर इलेक्शन में आप लोग हमें नजर आते थे कि आपके भी आप सामने लोग, जी, बिल्कुल। बल्कि हम लोग इकट्ठे ही होते इकट्ठे थे थे, मुशर्रफ बिल्कुल दौर में। ऐसे। तो मुशर्रफ दौर में पार्टी में कोई ओहदा था आपके पास? जी बिल्कुल जी, मुशर्रफ दौर में मैंने तो बल्कि जब सियासत का आगाज किया, जी जी उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है जी वो उसका जो बुरा टाइम चल रहा था, जी। मुशर्रफ दौर था। मुशर्रफ दौर। आप हमारे उस वक्त भी सारे भाई जी, हम जी, इकट्ठे थे। इकट्ठे थे। तो मैं 2002 में पहली दफा अपने सूबाई हल्के का प्रेसिडेंट मुंतखब हुआ। प्रेसिडेंट। उसके बाद जब 2006 का इलेक्शन हमने लड़ा, जी तो शहबाज भाई जब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेरे बड़े भाई ने इलेक्शन लड़ा, हमने जी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़ा। जी बल्कि एक दिलचस्प बात बताना चाहूंगा यहाँ पर, जब हमने इलेक्शन लड़ा तो हमने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तस्वीर, ज़ाहिर हमारी लीडरशिप थी, जी तो हमने ना वो तस्वीरें फ्लेक्स से बनवाई। जी तो एक साहब हमारे पास आए, जी। तो वो कहने लगे कि मुझे लगता है आपका इलेक्शन जीतने का प्रोग्राम नहीं है। प्रोग्राम नहीं। तो मैंने कहा जी इसकी क्या वजह है, हमने क्या ऐसा कर दिया है? जी तो कहने लगे कि आपने इस दौर में जी जब परवेज मुशर्रफ अपने पूरे अरूज पर जो है वो है और पार्टी आपकी ज़वाल का शिकार है, तो उस वक्त तक आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तस्वीर लगा रहे हैं, तो इससे बड़ी वजह और क्या होगी? जी तो मैंने एक बात कही उस साहब से, मैंने कहा हम इलेक्शन जीत हार हमारे नजदीक मानी नहीं रखती, जी हम तो अपने कायद का नाम जिंदा रखने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। जी हम तो उनके सिपाही हैं, जी। हम उनके जो है मंशूर को लेके तो आगे इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। अच्छा सर, मुशर्रफ दौर में हम लोग इकट्ठे ही रहे हैं, जारी बात जी है, उस बिल्कुल टाइम ऐसे पकड़ धकड़ भी थी। ऐसा ही है जी, ऐसे ही है आप भी बिल्कुल। मुझे जहाँ तक ऐसे ही याद है। है आप जेल गए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। कितनी दफा जेल गए आप? हाफिज साहब, अब यकीन माने जी कि अब मैं सोचता हूँ जी कि उस दौर में कोई शायद दिन था जो हमें आराम का नसीब हो जी कि हम अपने घर में अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ रह जी सकें। तो आप मैं कम से कम जो मुझे याद है 3-4 दफा लगातार इन्होंने मुझे जेल में डाला, जी और बेशुमार दफा इन्होंने जी थाने अरेस्ट करके ले गए, जी वहां से रिलीज कर दिया। और थानों का जो पहरा हमारे घरों पर जी। या हमारे, वो तो अनगिनत है, आपके सामने, आप भी उसी जी। चीज का हिस्सा थे। जी तो मैं तो हैरान था, बल्कि आगे चल के बात करेंगे कि आज जिस दौर से हमारे बाकी मेहरबान जो गुजर रहे हैं, जी मैं इसको अच्छा तो तसव्वुर नहीं करता, लेकिन जी। बहरहाल जी एक वक्त ने जी। एक चीज साबित की है जी। कि एक नजरियाती वर्कर में जी। और एक हादसाती वर्कर में ये फर्क होता है। नजरियाती और हादसाती। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, ये आपने पार्टी को बड़ा टाइम दिया ना, 15 साल से आप सदर भी हैं, लेकिन जब टिकट की बारी आती है तो चौधरी साबिर अली को पीछे कर दिया जाता है और टिकट किसी और को मिल जाती है, इसकी क्या वजह है? हाफिज साहब, मैं बिल्कुल इस बात का सबसे बड़ा हामी हूँ कि जमातों में भी जो है वो जमहूरियत होनी चाहिए। जी बिल्कुल इस बात का हामी सिस्टम हूँ। होना चाहिए। सिस्टम होना चाहिए। जी। मैं बल्कि इससे आगे एक बात जी, करता जी। हूँ, जमहूरियत होनी होनी चाहिए। एक दूसरे की बात को हौसले से सुनने का। हाँ लेकिन जब तक मेरी बात करते हैं ना, तो मैं आपको देखें, जब मुझे टिकट की बारी आई, जी मैंने 18 में टिकट मांगी, जी ठीक है ना। जी। इससे पहले तो पहले नहीं अप्लाई इससे किया पहले था? तो मैं उम्मीदवार नहीं था ना। अच्छा, ठीक। 18 में मैं पहली दफा जब मैंने जी। टिकट मांगी, जी तो यहाँ इस हलके से 10 लोगों ने अप्लाई किया था, शायद जी। 10 से भी ज्यादा थे। जी तो मुझसे ज्यादा प्रेफरेंस जी जिस शख्स को दी गई, जी वो इस हलके का उससे पहले एमएनए रह चुका था। जी यानी मुझसे किसी जूनियर को जी या मेरी हक तलफी करके किसी को जो है वो टिकट नहीं दी गई। जी मुझसे एक सीनियर साथी जी जी जो इस हलके का एमएनए रह चुका था, जी। जिसका एक फैमिली बैकग्राउंड भी मुस्लिम लीगी है, जी तो मुझे इस बात का मलाल इसलिए नहीं है कि जैसे कि आज आप देख रहे हैं, जी मैं माजरत चाहूंगा मैं किसी की जमात के मतलब बात करते हुए, लेकिन जो रियलिटी है सियासत पे तो बात की जाएगी। जी जी आज जो इमरान खान ने किया जी कि जो लोग पिछले कई सालों से जी इस जमात के लिए मेहनत कर रहे थे, जी वहां पर उनकी मेहनत को जो है वो नजरअंदाज करके सिर्फ जो 8 दिन, जी सिर्फ 8 दिन जिस बंदे को लोटा हुए जी। इनकी जमात में उनको टिकटें दे दी गई हैं। जी मैं इसको हक तलफी इसको समझता हूं कि जी। आपके किसी
जो है वो जूनियर को लाकर जी। या किसी पैराशूटर को लाकर जी। वो आप पर मुसल्लत कर दिया जाए। अच्छा, तो मैं इसलिए समझता हूँ मुस्लिम कि लीग नून में ऐसा नहीं होता। देखिए जी, मैं या आप जहाँ से आपने अप्लाई किया वहां पे तो यही हुआ था, वो सारे सीनियर्स को पीछे करके पैराशूटर आ गए। जी मुझे जरा थोड़ा सा बता दें। मतलब ये अगला हल्का जहाँ पे पीपी 157 जी, PP 157 या किसी और हल्के की जी, बात मैं मेरिट पे जी। तो पाकिस्तान की सियासी पार्टियों में तो मेरा ख्याल मेरिट तो नहीं होता, उनको कुछ और ही चल रहा होता जी आफा साहब, आपको शायद है। जैसे मुस्लिम नून में है कोई ऐसा सिस्टम कि मेरिट देखा जाए? मैं आपको तो चले सीनियर मिल गया जी जी और आप चूंकि नजरियाती वर्कर हैं तो आपको मलाल भी नहीं हुआ, तो क्या हर जगह पे मेरिट पे दी शहबाज जाती है? भाई, अगर किसी जगह पर जी ऐसा किया जाएगा जी तो मैं समझता हूं कि वो किसी भी कारकुन की हक तलफी होगी ना, जी तो हमें उस पर बात जरूर करनी चाहिए बात और करना हमारा हक बनता है। जी। वो बेशक मुस्लिम लीग या नून हो, क्योंकि वो कोई भी जमात हो। बात करने का कोई प्लेटफॉर्म है? मतलब आप जब बात करते हैं तो आपको तो वो पीछे कर देते हैं, मतलब जी आप मैं गुड बुक में रहते ही नहीं। जी मैं अर्ज कर लूं, जी देखें बात यह है कि जब आप लीडरशिप से बात करने के, जब आपका दामन साफ होगा जी जी या आप खुद एक हौसला रखते होंगे, जी जी तो यकीन माने आफा साहब, आप मुझसे वाकिफ हैं जी कि हमने कभी भी जी कोई कितनी बड़ी लीडरशिप बैठी हो, जी। हमने हक बात कहने से कभी बाज नहीं आए अच्छा, और ना कभी आएंगे मैं इंशाल्लाह। चूंकि दोनों पार्टियों में रहा हूं तो जी मुझे तो यही पता है कि ना मुस्लिम लीग नून में कोई बात आप वो ही बात कर सकते हैं जो लीडर के मन को भाए, जी और पीटीआई में भी इस तरह ही था, चूंकि मैं दोनों में रहा हूं तो वहां पे मेरिट या कोई बात करना या ये वो, मैं तो नहीं समझता कि वहां पे कोई ऐसा सिस्टम था कि कोई बात कर सकता है, क्योंकि पैसे को प्रेफरेंस दी जाती है, ओहदे को, बरादरी को, ये देखा, क्योंकि सिस्टम नहीं है ना। बिल्कुल वो सही जिस तरह शहबाज शरीफ साहब के सामने जब मेरी बारी आई ना, मैंने कहा मियां साहब वो सिस्टम नहीं है, सिस्टम पार्टी में होना चाहिए कि सीनियर कौन है, जूनियर कौन है, पता चले किसने कितनी जिंदगी दे दी, किसने कितना काम किया है। तो वो उन्होंने मेरी ही ड्यूटी लगाई कि जी आप ऐसे करें, आपने क्या किया? मैंने कहा जी मैंने इस तरह IT में ग्रेजुएशन की। उन्होंने कहा जी आपने सिस्टम बनाना, लेकिन वो नहीं बन सका, सिस्टम पार्टी में अभी तक नहीं बन सका। अच्छा सर, मुस्लिम लीग नून की मौजूदा जो गवर्नमेंट जा रही है, इसको किस तरह देखते हैं? एक साल में जो अवाम का हाल हो गया, मुल्क का हाल हो गया, जो खान साहब पैसे छोड़ के गए थे वो भी ख़त्म कर दिए, तो क्या किस तरह से देखते हैं महंगाई को, या पेट्रोल है, डॉलर है? आप कैसे अपनी गवर्नमेंट के बारे में, आप माशाल्लाह सीनियर रहनुमा हैं, आप 15 साल से आप सदर हैं, पार्टी में एक आपके पास पोजीशन है, तो किस तरह से आप इसको जस्टिफाई करेंगे, डिफेंड करेंगे, या इस पे क्या कहेंगे आप? मैं अपने भाई के दो सवाल मुझ पे इकट्ठे आए, तो मैं दोनों जी का जी जवाब देना जी चाहूँगा। जी एक तो आपने ये फरमाया कि जो है जमातों में मेरिट नहीं देखा जाता जी और जमातों में पैसे को प्रेफरेंस दी जी जाती जी है, तो आपने कहा कि दोनों जमातों में रहा हूँ, दोनों में आपने ये देखा। जी तो मैं भाई को यहाँ पे ज़रूर थोड़ा सा माजी में लेके जाना चाहता हूँ जी कि मैं ये तो नहीं कहता कि हमारी जमात में बिल्कुल ऐसा नहीं है, जी क्योंकि अगर हम सच्ची बात नहीं करेंगे ना, जी जी तो फिर सियासत करने का फायदा कोई नहीं है जी जी और मेरा ख्याल कोई चीज़ नहीं है। जी लेकिन एक बात मैं भाई से ज़रूर अर्ज करूँ, जी अगर आप कंपैरिजन करते हैं मुस्लिम लीग नून का PTI से, जी तो मैं इसको ज्यादती समझूंगा। अच्छा, कैसे? आप मुझे एक बात बताएं, जी हालिया बल्दियाती इलेक्शन में जी आपकी सराउंडिंग में जिन लोगों को टिकटें दी गई, जी जी आप नजर भी डालें, जी ये जो अभी गुजरे थे, अच्छा ठीक है, जो भी चेयरमैन वाइस चेयरमैन, मैं पिछली बात 2017 में शायद, पिछली बात तो 16 में मैं या 17 16 जी मैं जी पिछली बात पे अभी नहीं जाता। जी जी तो इनमें से क्या समझते हैं कि आपकी सराउंडिंग में जिन लोगों को चेयरमैन वाइस चेयरमैन का टिकट दिया गया, जी जी अक्सरियत में जी वो कारकुन नहीं थे? जी कारकुन अब इसके बाद दूसरे स्टेप पे आ जाएं, जी लाहौर का मेयर जब बनाया जाता है, जी जी यहाँ पे जमातें हमेशा देखती थी जी कि जनाब हम किसी पैसे वाले तगड़े बंदे को यहाँ पर जो है वो लाहौर का मेयर बनाए। जी पहली दफा कर्नल मुबशर, जी मेरा ख्याल किसी ने शायद अभी तक किसी ने नाम नहीं सुना होगा, जी जी लेकिन वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक कारकुन था, जी उसको लाहौर का मेयर बनाया गया। अच्छा इसके बाद डिप्टी मेयर की बारी आई, जी तो मैं अपने भाई को याद करवाना चाहता हूं कि 9 डिप्टी मेयर थे। जी अब अगर आप उनके नाम लेना चाहें, जी जी सिर्फ एक दो को छोड़ के जी जी बाकी जो सारे जी डिप्टी मेयर बने, मेयर महमूद है, जी वो बड़े स्वाति साहब है, तारक साहब है, जी वो अब पूछिए, आप मुझे बताते मेयर मेयर के बारे में जो आप जी, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं तो जी जी करें। तो सर ये जो डिप्टी मेयर हैं, जी ये किसकी हक तलफी करके आए थे? जी
इनका हक बनता था। ये वो लोग थे जो पिछले 30-30, 40-40 साल, जी आप यकीन माने कि जब डिप्टी मेयर की बारी आई, जी मैं पूरी जिम्मेदारी से बात करता हूं कि यहां पर पैसे वाले लोगों ने, हमारी जी। जमात के अंदर पैसे वाले लोगों ने इतनी कोशिश की जी कि हमारी जमात हमें डिप्टी मेयर बना दे, लेकर हमारी जमात ने वहां पर एक असूली फैसला किया। जी और फिर जो एक दो डिप्टी मेयर हमारे माशाल्लाह जो फाइनेंशियली तगड़े थे, जी जी वो भी मेरिट पे थे, जी क्योंकि वो लोग भी जमात से पिछले 30-30, 40-40 साल से जमात की खिदमत कर रहे थे। जी ठीक हो तो गया। मैं इस हवाले से कहूंगा कि आप अगर कंपैरिजन करते हैं पीटीआई का, तो जी, जी। पीटीआई तो आप सिर्फ 15 दिन या महीना पहले चले जाएं, जी जी तो क्या पीटीआई ने अपनी टिकटें जी किसी से ढकी छुपी बात है कि कितने कितने में बेची हैं जी टिकटें? ठीक हो गया, सही। और कोई एक हल्का बता दे जिसमें मेरिट पे टिकट दी गई जी है। सही। जी दूसरा सवाल जो जी दूसरा सवाल आपने जो महंगाई के हवाले से बोला, जी हाफिज साहब, मैं इस बात से बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा। जी इस वक्त गरीब जो है वो महंगाई से पिसा हुआ है, जी वो बड़ी मुश्किल में है। जी और स्पेशल मैं आपको बता दूं कि मिडिल क्लास इस वक्त जिस तकलीफ से गुजर रहा है ना, उसका अंदाजा शायद एक सफेद पोश आदमी ही कर सकता है। जी हम सब उस कैटेगरी से तल्लक रखने वाले लोग हैं। जी हम समझते हैं हम कोई अरबपति लोग नहीं है, हम खुद एक मिडिल क्लास तबके से तल्लक रखने वाले, आप और मैं इसी माशरे का हिस्सा है। तो यकीन माने कि इस बात को मैं डिनाई नहीं करता, लेकिन इसकी बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। जी ये हालात जी जब हुकूमत छोड़कर हम गए, जी 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम नून की गवर्नमेंट खत्म हुई, जी उस वक्त के हालात को कंपैरिजन करें जी और आज जी जिस दौर से हम गुजरे हैं, पीटीआई के 4 साल दौर के बाद आज जिस दौर से गुजरे हैं, जी दोनों को कंपैरिजन कर लें। ये किस हालात में छोड़ के गए हैं? जी ये जो चीजें जी इंटरनेशनल लेवल पर जो आईएमएफ के साथ जो इन्होंने मुआहदे किए, जी जो इन्होंने पूरी दुनिया में जी देखे, आपके दुनिया में जितने ममालिक हैं, आप एक बरादरी हैं, जी जी आपने एक सिस्टम को लेकर चलना है। जी आप हर दूसरे मुल्क को गालियां देंगे, अच्छा हर दूसरे मुल्क को साथ आप अपने हालात बिगाड़ेंगे। किसके साथ बिगाड़े? सर मैं देखे ना, अब आप इमरान खान की गुफ्तगू सुन लें जी जी कि वही पहले कहता था कि अमेरिका मुर्दाबाद, जी आज वही कहता है कि अमेरिका जिंदाबाद, उनके पांव में पड़ा हुआ है। आज मुस्लिम उनसे लीग भी तो यही करती है। सर देखे ना, मुस्लिम लीग ने, नवाज शरीफ भी जी मैं अर्ज करता हूँ ना सर, जरदारी सर अगर ये करते होते जी तो आज आईएमएफ जो है वो जी। अपना प्रोग्राम रोक के ना बैठी होती हाफिज साहब, जी अगर हमने सारी बातें उनकी माननी होती। जी आप यकीन माने, मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, जी। मैं एक सबसे पहले एक पाकिस्तानी हूँ, जी जी उसके बाद मैं मुस्लिम लीगी हूँ। जी आप यकीन माने कि इस वक्त आईएमएफ का प्रोग्राम, अगर कोई मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम नून की गवर्नमेंट के अलावा कोई बंदा होता, जी तो हर टर्म एंड कंडीशन पे जाके वो आईएमएफ का प्रोग्राम ले नहीं, लेगा। टर्म एंड कंडीशन तो सारी मान ली, वो दे ही नहीं नहीं। सर, नहीं वो नहीं सर, वजह नहीं कुछ नहीं और सारी, है। नहीं सर, नहीं वजह नहीं सारी। क्या सर, वजह है? सर कुछ ऐसी बातें मनवाई जा रही हैं, जी जी कुछ ऐसी बातें जो है वो मनवाना चाहते हैं जी जी जो ना पाकिस्तान के मफाद में है, जी ना बस ये पाकिस्तानी हमारे मफाद में है। नहीं, कौन तो सी बात? सर देखिए, मैं फिर वही बात करता हूं कि कुछ चीजें जो है वो आपको, कुछ 70 दफा तो बयान दे चुके हैं सारे शहबाज शरीफ और इसहाक डार कि हमने तमाम शराइत पूरी कर दी हैं, अब पता नहीं क्यों सर नहीं। जो अब वो शराइत, पता नहीं जो है। जी सर मैं बताता जी, हूँ जी। सर, जो शराइत जी मानने वाली होंगी, जी जी वो शराइत वो मानी जाएंगी। वो मानी जाएंगी, अच्छा, जो शराइत मानने नहीं वाली मानी होंगी। जाएंगी नहीं मानी जाएंगी। अच्छा, वो कौन सी हैं जी? अब जो भी मेरे मुल्क के खान और साहब जो थे ना, वो जो खान साहब एंड था ना, जब खान साहब, तो खान साहब की भी आईएमएफ के साथ ना बिगड़ गई थी। अब खान साहब कह रहे थे, ऑपोजिशन कह रही थी कि जी आप करें, और खान साहब जो थे वो रशिया चले गए। जी इस टाइम आप लोग उसी जगह पे खड़े। जी ठीक है, आईएमएफ के साथ आपका मुआहदा चल रहा था, जी ठीक है, आप रशिया और चाइना के पीछे चले गए, मुआहदा आप लोगों ने खराब कर लिया, वो दे नहीं रहा, चूंकि आप रशिया की तरफ झुकाव कर रहे हैं, चाइना की तरफ झुकाव कर रहे हैं। खान साहब बिल्कुल इधर ही छोड़ के गए थे, लेकिन फर्क ये है कि खान साहब के दौर में 15% महंगाई थी, आप लोगों ने 45%। जी खान साहब जो थे वो एस्टेब्लिशमेंट से पूछ के गए थे, सही है ना, आप लोग जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मशवरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये अभी तक कोई वाजे नहीं है कि आप किसके कहने पे चल रहे हैं। खान साहब जो है वो गंदम और पेट्रोल रशिया से लेने की बात कर रहे थे, अब आप पेट्रोल भी ले रहे हैं और गंदम भी आगे लेने की बात करें, तो उसी जगह पे आप लोग भी खड़े हैं। तो खान साहब कहां से बुरे हो गए, जबकि तब 15% महंगाई थी और आज 45%। शहबाज भाई, दो चीजें इसमें जी। आपको बता दूं। एक तो आपने फरमाया कि इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट से पूछकर जी वो गए, रशिया गए। रशिया गए। जी
आज उसी एस्टेब्लिशमेंट को वो गालियां भी दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, दे जिस रहे तरह हैं, मियाँ साहब ठीक है। 4-5 दफा दे चुके हैं। नहीं, मियाँ साहब ने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात जी। नहीं की जिंदगी में, मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं। जलसों में की। सिर्फ जी जी। दो नामों के अलावा, कर भी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ दो नामों के अलावा जी जी मैं आपके चैनल पर ये बात जी। करना चाहता हूँ जी कि दो नामों के अलावा जी जी। मियाँ साहब ने कभी फौज तो फौज के बारे में नहीं कहा, एस्टेब्लिशमेंट का वो कहते रहे। अब सर एस्टेब्लिशमेंट देखें, खाली फौज नहीं है, उसमें और चीजें जी देखिए सर, बात यह है कि जब जी किसी भी चीज में कोई खामी होगी ना, जी तो उस बंदे को आइडेंटिफाई जरूर किया जाएगा, जी। लेकिन पूरी की पूरा सिस्टम जो है वो करप्ट नहीं हो सकता शहबाज भाई। ठीक है। अगर अब दूसरी बात सर जो हमने बात की, जी अगर हम आज उसी जगह पे खड़े हैं जी तो उसमें सारा किया धरा इनके 4 साल दौर का है। जी आप देखें कि आपने 4 साल में जो पॉलिसीज बनाई, जी। एक दिन में उनमें चेंज क्या नहीं लाए जा policies सकते। बनाई उन्होंने? इमरान खान साहब ने। कौन सी पॉलिसी? सर मैंने तो आपको अर्ज की जी बताए ना कि वो कौन सी उनकी पॉलिसी गलत थी जिसकी वजह से आज 45% में देखें शहबाज भाई, सबसे पहले बात, जी, वो तो खजाने में 22 अरब डॉलर छोड़ के गए थे, आप लोगों ने वो भी खत्म जी कर दिए। वो बिल्कुल छोड़ के, पता नहीं, मैं आपकी ये फिगर मैं जरूर चेक करूंगा कि जी, वो जी। कितने छोड़ के गए हैं, जी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं जी कि वो जो कर्जे लेके गए हैं, जी जी वो जो कर्जे लेके गए जी, थे, उनकी वापसी बनती थी, देना था, जी जी और वो कहां पर खर्च किए? जी जी क्या वो किसी मंसूबे लगे थे जी जी या पाकिस्तान की फलाह पे लगे थे? सवाल ये पैदा होता है कि पूछा जाए कि वो जो छोड़ के गए थे और उसके मुकाबले में जो कर्जे लिए गए थे, जी जी आज उन कर्जों की वापसी कितनी हुई है, जी। और हम उस दलदल से कब निकलेंगे जो ये करके गए? ठीक हो गया। अच्छा, कर्जे जो है ना वो तो खैर मियाँ साहब ने और पीपल्स पार्टी जी लिए जो हैं, जी हाल बिल्कुल। करना था वो कर दिया। वो खान साहब ने आके तो कर्जे उतारे, जो अच्छा। कर्ज लिया उससे ज्यादा उन्होंने उतारा, और फिर जो आपका वो छोड़ के गए हैं, आप किसी भी टाइम वो फिगर सारे देख लीजिएगा, पैसे वहीं पड़े हुए। लेकिन आप लोगों ने जो 1 साल में कर्ज लिया है और जो डॉलर ऊपर गया है उसकी वजह से कर्ज बढ़ा, उसका जरा थोड़ा सा हिसाब दे दें। जी मैं बिल्कुल, वो कब खत्म होंगे, कब उतारेंगे? जी मैं अर्ज करता हूँ, आवाम को कब? मैं अपने भाई से ये बात करना चाहता हूँ कि जी। आपने ये फरमाया है जी। कि वो जितना कर्जा लेके गए थे उससे जी। ज्यादा उतारा है। जी, मैं पीटीआई का वैसे नुमाइंदा नहीं हूँ, नहीं, मैं वैसे आप आपसे एक सवाल साफी हैं, कर- आपका जी, हक बनता है जी। ये करना। हाफिज साहब, मैं ये बात फिर करूं कि जो कर्जे लिए, जी आप भी इस बात की तहकीक कर जी लीजिएगा जी कि आप 70 साल कर्जे की औस चेक कर ले जी जी। और इनके 4 साल कर्जों की औस चेक कर ले, ठीक है, तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि इस दलदल में किसने फंसाया। चलो ठीक है, अगले सवाल की तरफ जाते हैं। अच्छा, मौरूसी सियासत के बारे में क्या कहते हैं आप? मैं देखे जी बिल्कुल इस बात का हामी नहीं हूं। जी मैं अपनी ज़ात की बात करूंगा। जी मैं समझता हूं कि मैंने आपको शायद आप अपने इंटरव्यू का पहला हिस्सा चेक करें तो मैं ये इस बात की थी कि जमातों में भी जमहूरियत होनी चाहिए। जी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, वो पीपल्स पार्टी हो, जी वो पीटीआई हो, वो जी। कोई भी पाकिस्तान की सियासी जमात हो, जी जब तक आप अपने अंदर जमातें अपने अंदर जमहूरियत लेके आती, जमातें अपने अंदर इलेक्शन नहीं अच्छा, वो कब करवाती। आएगी? अच्छा, इस यहाँ पे ये होता है कि जी पीपल्स पार्टी का दौर बुरा आया तो उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को बुरा कहा, लेकिन जब उनका टाइम आया तो उन्होंने फिर वही गलतियां की। फिर नवाज शरीफ साहब के साथ 3 दफा ऐसा हो गया, अब फिर टाइम आया तो मियाँ साहब फिर वही गलतियां कर रहे हैं। अब इमरान खान साहब को अगर इक्तदार मिला तो उन्होंने भी गलतियां की, अब उनको एहसास हुआ है तो दोबारा अगर उनको इक्तदार मिलेगा फिर वही गलतियां करेंगे। तो सियासतदान तो सीखने के लिए राजी नहीं है, ना जमातें सीखने के लिए राजी हैं। तो एक आप जैसा जो है, जो वर्कर से ऊपर आए हैं, आप लोगों ने सारी जिंदगी दे दी, आप क्या मशवरा देंगे सियासी पार्टियों को कि ये किस तरह से जमहूरियत लेके आए अपनी पार्टी में, और आप लोग कैसे वर्कर कैसे आवाज उठाएंगे कि ये जमहूरियत आनी चाहिए? क्योंकि जब मरियम आती हैं या हमजा आते हैं तो आप जैसे वर्कर और जो है वो सीनियर वर्कर जो है वो नारे लगाना शुरू हो जाते हैं, जैसे मैंने पिछले इंटरव्यू में। तो वो क्या इस तरह ही चलेगा? जी, मैं हाफिज साहब 2 चीज़ें आपको इस पे ज़रा क्लियर कर दूं कि एक तो जो आपने बात की हमजा शहबाज की और मरियम नवाज साहबा की, तो मैं मेरे जैसा वर्कर कम अज़ कम सिर्फ इसलिए उनका नारा नहीं लगाएगा कि वो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के बेटे हैं या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी है। देखें, हमजा शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की सियासत में और पाकिस्तान के लिए एक अपनी स्ट्रगल है। हमजा शहबाज पिछले 30 साल से, जब मुशर्रफ दौर था, तो मैं आपको ये अर्ज करता चलूं कि आप इस बात के गवाह हैं कि वो पाकिस्तान में रहे और जो मुश्किलात उन्होंने फेस की
और उसके बाद भी जो उन्होंने पार्टी के लिए काम किया, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो सिर्फ इस वजह से मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के बेटे हैं तो हम उसका। दूसरी बात जो आपने मुशर्रफ जो दौर में हमजा साहब यहाँ पे रहे, तो वो हमजा साहब तो अपनी जो भी इनकी जायदाद थी उसका ही ख्याल करते रहे। हमने तो कभी कहीं उनको बाहर नहीं देखा कि वो लीड कर रहे हैं या जेल में चले गए या उन पे कोई पर्चा हो गया या मुशर्रफ दौर में निकल के उन्होंने लॉन्ग मार्च कर जी मैं अपनी बात करूंगा। इसी तरह मरियम नवाज साहबा की बात करूंगा। तो मुझे एक बात बताएं हाफिज साहब, किस पदाश में उनको जेल में डाला गया, किस सियासी ओहदे पर वो रही, क्या करप्शन की उन्होंने, क्या साबित कर सके? ये पाकिस्तान के लिए उनकी सियासी स्ट्रगल थी, ये पाकिस्तान के लिए उनका एक जो है वो एक पाकिस्तान की खिदमत थी कि उन्होंने बातिल के सामने खड़ी हुई तो वो बाप बेटी को जेल में डाला गया। इसलिए मैं नहीं समझता कि इसमें कोई सियासी जो है वो मरूसी सियासत आ गई है। जो बंदा भी अपनी जमात के लिए और पाकिस्तान के लिए काम करेगा उसका हक बनता है कि वो अपनी पार्टी की नुमाइंदगी कर सके। अच्छा, ये जो जिस तरह से अभी डील कर रहे हैं पीटीआई के वर्कर्स को, ये ठीक है? मैं तो कम से कम आपको बड़ी क्लियर बात बताऊंगा, मैं बिल्कुल इसका हामी नहीं हूं, बिल्कुल क्लियर बात। लेकिन जिन लोगों ने फौजी तनसीबात पर हमला किया, जिन लोगों ने राह जाते हुए किसी माँ बहन के या बेटी के उनको कोई रास्ते में तकलीफ पहुंचाई या किसी की गाड़ी तोड़ दी या जिन्होंने जना हाउस का बेड़ा गर्क कर दिया, मैं समझता हूं कि उनको माफी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन किसी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, लेकिन किसी गुनाहगार को माफी नहीं होनी चाहिए। बेशक वो बहुत बड़ा कोई आदमी होगा, वो बहुत बड़ा कोई किसी नामवर बाप की बेटी हो या बेटा हो या किसी भी रिश्ते से हो, कानून सबके लिए एक होना चाहिए, कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए। अच्छा सर, आप महकमा इरिगेशन पंजाब के एडवाइजर टू सीएम जी, तो फिर आपने 4 साल में क्या किया इसमें? सर देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमने पूरे पंजाब में इरिगेशन डिपार्टमेंट में हमने इसके विजिट किए। हमने लोगों के जो मसले मसाइल, जो खास तौर पर हमारे रूरल एरिया के मसले मसाइल थे, हमने उसमें बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में उसकी पेशरफ्त हुई। लोगों के मसले मसाइल जो है हमने उनके शहरों में जाकर वहां पर उनकी प्रॉब्लम सुनी और ऑन स्पॉट हमने उसका हल निकाला। और इस डिपार्टमेंट को मैंने अपनी, आप यकीन माने हाफिज साहब के, मैं बतौर एडवाइजर टू सीएम इरिगेशन पंजाब मैंने 4 साल काम किया। मैंने कोई तनख्वाह नहीं ली, मैंने कोई गाड़ी यूज नहीं की। मेरा ऑफिस था, मेरे ऑफिस में भी मेरा अपना जो है वो उसके अखराजात जो थे वो भी मैंने अपने पल्ले से पे किए। और हमने कोशिश की कि हम, अगर मुझे ये टाइम मिला है तो मैं अपने पंजाब के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए और इसके रहने वाले लोगों के लिए जो ईमानदारी से कोशिश कर सकता था वो की है जी। अच्छा सर, कौन अच्छा लीडर है, शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ? सर दोनों लीडर हैं हमारे। दोनों लीडर हैं जी, आप क्या चाहते हैं? अच्छा, ठीक हो गया, मेरे दोनों लीडर हैं हाफिज साहब। अच्छा, मुशर्रफ दौर और एक ही बात है सर, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो हमारे कायद हैं जी, और वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के भी कायद हैं। अच्छा, और मरियम और शहबाज हमजा में से दोनों लीडर हैं पार्टी के जी। मैं समझता हूँ सारे हमारा लीडर सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है जी। और हम सब उस जमात में अपने अपने ओहदे और अपने अपने मकाम के मुताबिक। अच्छा सर, ये पंजाब में आप नहीं समझते कि बहुत सारे सीनियर लीडर इस तरह के थे कि जिनको वजीर आला बनाया जा सकता था जी, लेकिन उनको नहीं बनाया गया, जैसे ख्वाजा बरदरान है, ख्वाजा साहब हैं जी, लेकिन हमजा शहबाज को बना जी, ऑपोजिशन लीडर भी उसको बनाया गया और वजीर आला भी उसको। क्या सीनियर लीडर और नहीं थे जिन्होंने सारी जिंदगी जद्दोजहद की? बिल्कुल, मैं इस बात का हामी हूँ कि आपको अपनी जमात के अंदर जो सीनियर लोग हैं उनको लेके आना, लेकिन कभी कभी पार्टियों के अंदर हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं। हाफिज साहब थोड़ी सी खुली बात करेंगे कि हो सकता है कि उस वक्त किसी दूसरे नाम पर इत्तेफाक ना होता जी, किसी भी नाम पर शायद जमात, आप भी हालात देख रहे थे कि उस वक्त इमरान खान ने क्या मतलब जो है मैं अब लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, गन डाला हुआ था जी। तो इस हालात में शायद हम कोई दूसरा नाम लेते तो जमात हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग कोई और जमात नाम, किसी और का नाम लेती तो शायद इत्तेफाक थोड़ा सा मुश्किल होता। हमजा शहबाज शरीफ के नाम पर पूरी जमात जो थी वो मुतफिका तौर पर इस बात को माना कि इनको होना चाहिए। तो जो मैं अपनी बात करूं, इसी बात को जमहूरियत कहते हैं। किसी भी फर्द वाहिद का फैसला
वो जमात में हो, वो घर में हो, वो मुल्क में हो, मैं उसको ठीक नहीं समझता। आप मेजोरिटी का फैसला ले, आप बिठाएं अपनी कैबिनेट को और उनसे पूछेंगे किसको होना चाहिए। जो फैसला आपकी कैबिनेट करे, जो आपके मेंबरान, सीनियर मेंबरान वो फैसला करें, उसको आपको मानना पड़ेगा जी। अच्छा सर, नवाज शरीफ कब वापस आ रहे हैं? सर देखें, आपने अभी बात क्या आपको पता है या हमारी तरह आपको भी नहीं पता? जी मुझे बिल्कुल इंशाल्लाह यकीन की हद तक पता चले है। आज बता दें कब। जी हाँ इंशाल्लाह। आपने 2 दिन पहले जी एक देखा है कि एक बिल पास हुआ है जी कि वो अपनी अपील जो है वो 60 दिन के अंदर कर सकते हैं। जी। देखिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने ये देखा और साबित किया वक्त ने कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कोई गुनाह नहीं था। उनका गुनाह था तो पाकिस्तान की बेहतरी का काम करना, उनका कोई गुनाह था तो सी पैक लेके आना। वो उसके दे देते रसीदें, वो जो एमन फील्ड थे क्या था सर, वो खरीदा तो सर मैं अब बता देते कहां से ली। जी मैं अर्ज कर रहा हूं, तो फिर आज इमरान खान साहब से ही तो यही तो बात की जा रही है कि आप भी रसीदें दे देते। अच्छा, किस बात पे उन्होंने इतना फसाद करवाया? 9 मई को क्या जरूरत थी? वो जाते, वो जाकर अपना गिरफ्तारी देते। उनसे यही पूछा जा रहा था ना कि वो अल कादर ट्रस्ट, वो पैसे आपने कैसे, किधर आए, क्यों वापस किए, या अंतोशा खाना की रसीद दे देते आज। तो फिर मेरी बात सुने आप साहब, खान साहब को बिल्कुल पेश होना चाहिए जी। खान साहब को जेल होनी चाहिए अगर वो गलत, अगर बेगुनाह तो बेगुनाह तो बरी होना चाहिए। मेरा सवाल नवाज शरीफ का है कि वो फ्लैट लिए थे तो उसकी रसीद दे देते। आफा साहब आपको भी पता है थी कहने की कि जी मैंने यहाँ से लिए, यहाँ ये जराए थे। आफा साहब मैं अगर थोड़ा सा माजी में अपने भाई को ले जाऊं, जी जी, अगर वो वाकई ही किसी करप्शन का पैसा था जी जी, तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अकामे पे नाअहल क्यों किया गया? बिल्कुल मेरा सवाल ये है आपसे जी जी कि आप मुझे बता दें जी जी कि पूरी स्टैब्लिशमेंट, इमरान खान, अदलिया सब मिलकर जेआईटी पूरी जो बनाई गई, तो फिर उस पर इमरान नवाज शरीफ को नाअहल इवन उस पे कर देना चाहिए था, अकामे पे क्यों किया? अच्छा मुझे ये इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की कोई चीज इन्हें कुछ ठीक नहीं मिला। हाँ। तो पकड़कर एक अकामे पे कि जनाब तुम्हें इस पे नहल कर। बिल्कुल। अच्छा बेसिकली आप सब सुनिए, मैं अपनी बात, बेसिकली वो अकामे पे नहल नहीं किया गया जी जी, वो सजा दी गई कि आप इस मुल्क में एटमी, आपको काले आती हैं, आप फिर भी एटमी धमाके कर देते हैं जी जी। आपको इस बात की सजा दी गई कि आप इस मुल्क में बिजली के कारखाने लगा देते हैं जब अंधेरों में मुल्क डूबा हुआ था। आपको इस बात की सजा दी जाती है कि आप इस मुल्क में सी पैक लेके आते हैं, आप इस मुल्क में मोटरवेज बनाते हैं, आप इस मुल्क में गरीब की जो है वो बेहतरी का काम करते हैं। आप उस बात की सजा दी जाती है कि आप इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान के इमेज को बेहतर क्यों करते हैं। अच्छा इस तरह से है कि बड़ा आदमी बच क्यों जाता है? जरदारी साहब को भी क्लीन चिट मिल गई, नवाज शरीफ साहब को भी क्लीन चिट मिल गई, इमरान खान भी गिरफ्तार नहीं हो रहा। साफ नजर आ रहा है कि जरदारी साहब मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस, साफ नजर आ रहा है कि मियां साहब के बाहर पैसे जो गए हैं मनी लॉन्ड्रिंग में, साफ नजर आ रहा है कि खान साहब का अल-कादिर ट्रस्ट जो है वो मलिक रियाज साहब से उन्होंने जो है वो करवाया। तो क्या वजह है इस निज़ाम में कि बड़ा आदमी जो है वो हमेशा ही क्लियर हो जाता है और गरीब आदमी जो है वो जेल काटता है? आफिस साहब मैं बिल्कुल इस बात का हामी भी हूँ, और इस मुल्क में कानून सब के लिए एक होना चाहिए, वो कोई अमीर हो, वो कोई गरीब हो। मैं समझता हूँ कि कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए, किसी की शक्ल देखकर फैसले नहीं होने चाहिए। लेकिन जिसने जो जुर्म किया है जी जी, उसको उस जुर्म की सजा दी जाए जी। ये नहीं है कि जुर्म उसका कोई हो नहीं तो उसको बनाकर जो आप उसको उस पर डाल के सही हो गया। अच्छा सर, ये पाकिस्तान के 75 साल में जो हालत हो गई है इस टाइम, जितना कर्ज हो गया पाकिस्तान पे, वो जितना रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं ना टैक्स की मद में, उससे सूद भी नहीं उतर सकता जी। तो कर्ज तो उतारने का सवाल ही नहीं पैदा होता और कर्ज बढ़ता जा रहा है, यानी डॉलर ऊपर जा रहा है, आप कर्ज नहीं भी ले रहे, खुद बहुत बढ़ रहा है। ठीक, इसका क्या मेन रीजन क्या है कि पाकिस्तान 75 साल में क्यों नहीं आगे जा पा रहा? वैसे एक बात मैं क्लियर कर दूं कि मुशर्रफ दौर में और जिस तरह परवेज इलाही पंजाब का सरप्लस छोड़ के गए थे, खजाने में पैसे छोड़ के गए थे, लेकिन मियां शहबाज शरीफ साहब की 10 साल की गवर्नमेंट में एंड पे पंजाब का जो है ना वो तिया पांचा हो गया। इसी तरह केपीके में पीटीआई ने कर दिया, 10 साल में उन्होंने इतना कर्ज लिया कि उसका सूबे का, इसी तरह पीपल्स पार्टी ने किया। तो कर क्या रहे हैं ये लोग, मतलब पाकिस्तान के साथ क्या करना क्या चाह रहे हैं, सियासतदान क्या करना चाह रहे हैं? देखिए आफिस साहब,
मैंने क्या हल किया है? किस तरह से सबसे कर पहले सकते हैं? हमें बात करनी होगी तो पाकिस्तान की करनी होगी। जी समाज सियासी जमातें सब उसके बाद में आती हैं। जी जी तो इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं, जी जी मैं बसीयत पाकिस्तानी बिल्कुल उस बात को तस्लीम करता हूँ कि अल्लाह ताला इस मुल्क पर मेहरबानी फरमाए। हालात जी बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, आपने जी दुरुस्त फरमाया। जी देखें आफा साहब के आपने भी बात की कि परवेज़ इलाही साहब सरप्लस छोड़ के गए, जी बाद में शहबाज शरीफ आए तो वो सारा खजाना। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आप कंपैरिजन कर लें जी शहबाज शरीफ के 10 साल दौर, हम्म जो पंजाब में तरक्याती काम हुए, जी जी जो यहाँ पर मंसूबे लगाए गए, जी जी क्या किसी और सियासतदान को आप कंपेयर कर सकते हैं? आप परवेज़ इलाही के दौर को चेक कर लें, जी जी क्या इतने के आप ही दौर बता दें। मैं तो आपके शहबाज सामने शरीफ का बताएं, कोई सर काम बताएं। सर मेरी बात सुन लें। जी जी मैं कोई एक काम बताऊं? कोई एक बताएं। मुझे एक बात बताएं, जी आप परवेज़ इलाही के दौर की बात करते हैं? जी जी अब उसके शहबाज शरीफ का कोई काम मैं बताएं। बताएं, आप पूरे पंजाब में जी एजुकेशन के डिपार्टमेंट को देख लें, जी जी और मैं बिल्कुल बरमला आपके चैनल पे कह रहा हूं जी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो बेहतरी आई, आप जी जाकर मेरे हलके में जाएं, जी जी जहाँ पे सरजा मिर्जा, स्कूल की हालत सर मैं बुरी हालत है। सर नहीं सर मैं बिल्कुल जनाब दानिश स्कूल बनाए उन्होंने। नहीं सर, दानिश स्कूल के अलावा सर जी मैं जो सरकारी स्कूल उनकी बात बोल रहा हूँ। जी जी आप किसी एक जी पंजाब की मैं बात पूरे पंजाब में चले जाए, लेकिन मैं इस वक्त जिस जगह पे बैठा हूँ जी इस सबाई हल्के में, जी जी आप सरजा मिर्जा बॉर्डर के ऊपर एक गांव है, जी गविंडी एक बॉर्डर के ऊपर गांव है। जी तो मैं अपने भाई को ये दावत देता हूं कि जी किसी वक्त आप टाइम निकाले, विजिट करें जी जी कि उस दौरे इक्तदार में उन स्कूलों का कितनी अपग्रेडेशन की गई, जी टीचर्स के लिए क्या किया गया। जी इसी तरह आप हेल्थ डिपार्टमेंट में आ जाएं, जी एक बात चलो है, हेल्थ डिपार्टमेंट में आप जी आ जाए तो मैं पूरे पंजाब की क्या बात बताऊं। जी इस वक्त आप सिर्फ ये मनामा हॉस्पिटल देख लें, जी जिसका इमरान खान ने बेड़ा गर्क कर दिया आके, जी वो हॉस्पिटल शहबाज शरीफ के दौर में देखा। जी आप कान्हा हॉस्पिटल चले जाएं, जी आप उसको विजिट कर लें। मैं अपने सिर्फ सबाई, आप पीकेएलआई हॉस्पिटल चले जाएं जी हाफिज साहब। जी क्या इसी तरह जी मैं अभी पूरे पंजाब को आपको गिनाना शुरू करूं तो जी आप पता नहीं कहां तक, मुजफ्फरगढ़ तक मैं आपको ले जाऊं, जी जी लेकिन आप खुद जाके विजिट करें जी कि उस वक्त इस डिपार्टमेंट, इसी तरह मैं तमाम डिपार्टमेंट्स की बात बोलूं जी तो भाईजान जब कोई बंदा काम करेगा, जब कोई काम करेगा, अच्छा साबिर भाई, आप काम करने वाले में जी जी और एक नाहल और किसी सुस्त आदमी के मुकाबले में शहबाज शरीफ को कंपेयर नहीं कर सकते। जी अच्छा, परवेज इलाही साहब ने रेस्क्यू बनाया, वार्डन सिस्टम जी दिया, मैं बिल्कुल चाइल्ड ब्यूरो का सिस्टम दिया, मुफ्त किताबें दी तालीम के लिए, मुफ्त दवाइयाँ परवेज इलाही ने दी। बात यह है कि ये सारा कुछ करने के बाद भी वो सरप्लस छोड़ के जाता है। आप ऐसे ऐसे मंसूबे लगाते हैं कि जी फूड अथॉरिटी पे आपने बना दिया, जी आज भी अवाम जाली चीज़ें, मेडिकल पे आपने आपने कहा जी हेल्थ पे लगाया, हॉस्पिटल्स बनाए, बिल्कुल मनावा बनाया, पीकेएलआई बनाई, ये उनकी काविश है पूरे पंजाब में जो चीज़ बिल्कुल पूरे पंजाब में उस टाइम पे ऑलमोस्ट 40 से 50 नए हॉस्पिटल बने। लेकिन अस्पताल बनाने से तो तरक्की नहीं करती ना कौमें, कौमें तो तरक्की करती इदारे बनाने से। आप अस्पताल की जगह पे अच्छा पार्क बना दें, वो ज़्यादा बेहतर है। तो ठीक है, शहबाज शरीफ साहब ने काम किया, तो मैं चाहूँगा कि आप जो है वो हमें कुछ और नवाज शरीफ साहब के कुछ प्रोजेक्ट्स गिनवा दें। सर आप नवाज शरीफ 2013 में जब वो आए हैं, हुकूमत बख्शल मुस्लिम नून की बनी है और वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बने हैं, जी तो हाफिज साहब मैं इस वक्त जिस शख्सियत के सामने बैठा हूँ जी जी वो उनका सियासत में अपना एक मकाम और एक अपना जी। उनका, तो जी, मुझे जी। आपसे एक सवाल पूछना है जी जी कि 2013 से पहले जी इस मुल्क में आप मुझे बता सकते हैं कि अमन और अमान की क्या सूरत हाल थी, जी इस मुल्क में जो है वो बिजली की क्या सूरत हाल थी, साफ पानी पीने के क्या इंतजाम थे इस जी। मुल्क में, मोटर। तो मुझे जरा 2013 में जब जी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जी दौरे इक़्तिदार शुरू हुआ जी और 2016-17 में उनको 3 साल फिर काम करने दिया, जी तो मैं उन 3 साल कारकर्दगी में आपको बताने बैठ जाऊं तो मैं मोटी मोटी चीजें बता दूं जी कि उसमें सीपैक का मंसूबा उसी दौर में आया, जी उसमें बिजली बनाने के जो मंसूबे थे लगाए गए, जी उसमें आपका हेल्थ डिपार्टमेंट, आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट, आपका ये मियां साहब के दौर की बात करें, सर आप देख लेना 13 से 18 के हवाले से सर हमने दहशत गर्दी देखे पूरे अपने रूल पे थी। अल्लाह, और 2013 के बाद
अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, जी। वो बंदा आया जी जो वफाक की अलामत समझा जाता है, जी। उस बंदे ने आकर बात की, अपने नाराज जो थे हमारे साथी, उनसे बात की, उनको एक कौमी इदारे में लेके आए। देखें, तो आज मुल्क में जिस अमन को और जिस सुकून को हम एंजॉय कर रहे हैं, जी, जी। ये अल्लाह ताला के बाद मियां नवाज शरीफ का भी तोहफा है। सर पता क्या है, किसी भी कौम के बारे में जब मियां साहब आए ना, तो पाकिस्तान पे 6000 अरब कर्जा था। अब 6000 अरब का आपको सूद इतना नहीं देना पड़ता था, तो कोई अच्छी पॉलिसी नहीं थी कि आप कर्ज लेके और प्रोजेक्ट्स पे लगाते। आपका ये था कि आप लोग जो है वो रेवेन्यू अपना बढ़ाते। जी मियां साहब ने रेवेन्यू नहीं बढ़ाया। जी मियां साहब ने जो है वो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर जी, दिए ठीक है और बाहर से पैसे लेके उन प्रोजेक्ट्स पे लगाते। जी, ठीक है। इमरान खान साहब आते हैं, इमरान खान साहब क्या करते हैं, आपका रेवेन्यू भी बढ़ाते हैं और कर्ज लेके कर्ज उतारते भी हैं, और बाकी चीजों पे भी उनका कंट्रोल होता है, लेकिन उनके तरक्याती प्रोजेक्ट्स नजर नहीं आते। एक पॉलिसी है, एक मियां नवाज शरीफ साहब की पॉलिसी है। तो क्या वो पॉलिसी ठीक है कि आप कर्ज लेके? और मैं बड़ी तफसील से आपको जी, इसको बता सकता हूँ। देखिए सर, जी, जब एक गवर्नमेंट आई, जी, बिल्कुल उन्होंने कर्ज लिए, क्योंकि जी, वक्त की ज़रूरत इस तरह जी, की थी कि मुशर्रफ दौर के बाद पीपल्स पार्टी का एक दौर 5 साल दौर गुजरा। तो 97 के बाद 2013 में मेरा ख्याल है कोई 16, 17, 18 साल के बाद गवर्नमेंट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई। जी, तो पिछले जो 16-17 साल का जो एक गैप था, या मुशर्रफ दौर का जो बाकी, उसके बाद सर आप मुझे एक बात बताएं, जब ये गवर्नमेंट आती है वो मंसूबे लगाती है, मंसूबे लगाने के बाद उसकी एक अपनी स्ट्रेटजी होती है कि मैंने इसको आगे कैसे लेके चलना है, मैं कर्ज लेता हूँ, मैंने वापस कैसे करना है। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि जब भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत आई, काम किया, तो जब काम मुकम्मल हुआ, उसका अगली लायामल को पाया तकमील पहुंचने से पहले पहले मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को खत्म कर दिया। खत्म गवर्नमेंट तो नहीं खत्म की थी सर, देखे ना सर, उसके बाद शाहिद खाकान लग सर, मैं सर देखे ना, मैं फिर बात करूंगा बिल्कुल। क्या 2014 में जिस दिन चाइना के प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान आना था, ये अफरा तफरी उस दिन से शुरू नहीं? अच्छा सर, ये उस दिन से, जब तक आप तो किसी भी, जब भी आप लोगों ने पीपल्स पार्टी के वजीर आजम को नहीं चलने दिया, चौधरी इफ्तिखार साहब के साथ मिलके आप लोगों ने गिलानी के पीछे लगे रहे, उसको काम नहीं करने दिया, आप लोगों ने उसको उतार की सांस लिया, फिर दूसरा आया उसके पीछे लग गए। आपने 5 साल पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को सूली पे चढ़ाई रखा। आप लोगों ने कहा जी वही गलतियां की ना जो माजी में करते रहे। हालांकि आप लोगों ने मिसाक जमहूरियत साइन किया हुआ था, लेकिन आप लोगों ने उसका पास नहीं किया। उसके बाद फिर जब आपकी गवर्नमेंट आती है, इमरान खान साहब आते हैं, वो धरना देते हैं, तो क्या धरना देने से तरक्की रुक जाती है? क्या आपको अगर नवाज शरीफ को उतार दिया और शाहिद खाकान को बना दिया तो क्या उससे तरक्की रुक गई? मतलब आज भी अगर उनसे पूछें कि जी आपने महंगाई इतनी क्यों किया, वो कहते चूंकि हमें उस टाइम तरक्की पे था और हमें उतार दिया था, तरक्की का रास्ता रोक दिया था, इसलिए आज भी महंगाई है ना। इमरान, हालांकि इमरान खान के फिगर्स कुछ और हैं, आप लोगों के कुछ और है, गलतियां आप लोगों की अपनी। आज फिर सियासी तौर पर वही गलतियां कर रहे हैं, वो उनकी कोशिश है कि उसको एक दीवार के साथ लगा दें, लेकिन इसके असरात तो मैं हाफिज साहब बिल्कुल जो सियासी गलतियां मेरी जमात ने भी की हैं, मैं समझता हूं उनको नहीं करनी चाहिए। सियासतदानों को एक प्लेटफार्म पर आना पड़ेगा, आना चाहिए। अगर इस मुल्क की बेहतरी चाहते हैं तो इनको आना पड़ेगा, अगर ये वाकई मुल्क की बेहतरी चाहते हैं। मैं उसमें बिल्कुल समझता हूं कि मेरी हमारी जमात की लीडरशिप के साथ साथ बाकी सियासी जमातें, मैं इमरान खान को भी कहता हूं कि वो उसको भी एक सियासी दायरे में आना पड़ेगा, उनको बैठकर सियासी तौर पर बात करनी पड़ेगी। लेकिन हाफिज साहब, मैं ये बात पूछना चाहता हूं कि क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है कि जब उनकी गवर्नमेंट आए तो सिर्फ ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अब जो है सारे सियासतदानों को इकट्ठा उन्होंने करना है? अच्छा, फिर किया, फिर भी किया, कब किया? अभी जब पीडीएम बनी, इमरान खान को दावत नहीं दी मुज़ाकरात के लिए? कहा नहीं किया कि आओ बैठ के बात करें? तो इमरान खान के अंदर जो फरौनियत थी आप सब ने देखी नहीं कि क्या जवाब था कि मैं नहीं बैठूंगा, मैं बात ही नहीं करूंगा। आज वही इमरान खान बगैर किसी जो है वो दावत के वो अपनी मुज़ाकरात कमेटी भी बना देते हैं। तो मैं पूछता जाता हूं कि हमेशा ये जिम्मेदारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कंधे पर ही क्यों? क्या बाकी जमातें इस पाकिस्तान की जो है वो पहचान नहीं है? क्या वो इस मुल्क में सियासत नहीं करती? वो इस मुल्क की बेहतरी नहीं चाहती? कभी इनको भी चाहिए कि जब
मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज, और उसके बाद शबाज शरीफ, हमजा शबाज, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा सलमान रफीक, शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसफ, एहसन इकबाल, मैं कितनी लंबी राणा सनाउल्लाह, किस किस के नाम हो, जब उनको उनको जब जेलों में डाला जा रहा था, उस वक्त किसी को क्यों नहीं ख्याल आया कि हमने बैठकर इस मुल्क की बेहतरी करनी है, हमने सियासी जमातों ने इकट्ठा होना है। लेकिन इसके बावजूद मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सार अगर ये सेरा जाता है या जो माजी में वो करते हैं, आज भी उनको चाहिए कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए तमाम सियासतदानों को मिल बैठकर इस वतन पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचना और काम करना। जी अच्छा सर, आपके हलके की तरफ आते हैं। एक आपने अप्लाई किया है 157 से, एक आपने 153 से। आप क्या समझते हैं 153 में नजरियाती वोट ज्यादा है या बरादरी का वोट ज्यादा? क्योंकि इस जगह पे देखिए सर, मैं आपको 153 जो है वो जिस हलके में बैठे हैं वो यहाँ से बॉर्डर तक जो है वो ये हलका है, और PP 157 जो है हमारे बरकी रोड से इस तरफ शुरू होता है और रिंग रोड के अंदर अंदर ये तकरीबन सारा गाजी रोड तक ये हल्का जाता है। सर हाफिज साहब, ये जो हल्का है जी, ये हल्का जो है तमाम ज्यादातर रूरल एरिया पर जो है ये एरिया है। मैं PP 153 की बात कर रहा हूँ। अगर आप इस पे बरादरीज़म की बात करें या बरादरियों की बात करें तो सबसे बड़ा मुखालिफ इसका मैं हूँ, और वक्त ने साबित किया कि ये ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ के रहने वाले लोग बाशऊर लोग हैं। अब अल्लाह के फजलो करम से लोग, अल्लाह ताला ने इतना लोगों को शऊर दे दिया। बॉर्डर पर रहने वाला बंदा भी जो है आज इस मुल्क की सियासी जमातों के मंशूर को समझ रहा है। मैं इसका सबसे बड़ा सबूत आपको देता हूँ कि जब 2013 का इलेक्शन हुआ तो यहाँ पर मद्दे मुकाबल जो थे तमाम बड़े सियासी घराने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मद्दे मुकाबल इकट्ठे हो गए थे, जिनमें यहाँ पर डयाल फैमिली का जिक्र कर लूँ, मैं गुरकी फैमिली का जिक्र कर लूँ, मैं डगरा फैमिली का जिक्र कर लूँ, तो यहाँ बाकी जितने भी ये सारे सियासी धड़े एक प्लेटफार्म पे आ गए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का MNA का टिकट सुहेल शौकत भट्ट साहब को दिया गया। अब अगर बरादरी की बात की जाए तो आप देखें, मतलब बरादरी का ज्यादा नहीं है। मैं अर्ज करता हूँ सर, आप देखें पूरे हल्के में भट्ट बरादरी आपको ना होने के बराबर नजर आएगी, लेकिन सुहेल शौकत भट्ट ने एक तारीखी फतह हासिल की। इतनी बड़ी लीड से आज तक इस हल्के से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं जीती। तो हाफिज साहब, इसके बाद अभी जो 18 का इलेक्शन हुआ फिर MP का टिकट दिया गया, तो भट्ट बरादरी तो नहीं थी। ये हल्का, बल्कि ये हल्का क्या पूरा लाहौर इंशाल्लाह और पाकिस्तान की पूरी अवाम जो है वो अपने नजरियात के मुताबिक इंशाल्लाह वोट देगी, और इस हल्के की अवाम जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से प्यार करती है और वो ये समझती है कि अगर इस मुल्क का कोई खैर खा है, इस मुल्क की बेहतरी का कोई काम कर सकता है, तो वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप है। अच्छा सर, 157 के बारे में बताएं। जी, 157 का ख्याल आपको कैसे आया? देखें सर, 157 एक तो मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि जैसे मैंने आपको अर्ज की कि लाहौर पूरे में वोट बैंक सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है जी, क्योंकि PP 153 और PP 157 ये बिल्कुल पैरेलल चल रही हैं। तो उस तरफ भी मेरा जो है काफी मेरा दोस्तों के साथ, जैसे इधर हल्का अहबाब है, मेरे दोस्त अहबाब है, उनकी ख्वाहिश थी कि आप दो हल्कों से अप्लाई करें, तो उसके बाद जमात जो फैसला करेगी, मैं फिर अर्ज कर दूं, मैं उम्मीदवार हूं, जमात जो फैसला करेगी मैं उस फैसले को मनवन तस्लीम करूंगा इंशाल्लाह। जी, आपकी पार्टी में बाकायदा इंटरव्यू होता है? जी डेफिनेटली, हमारी जो कमेटी है वो बनती है, वो किसी फर्द वाहिद पे मुहित नहीं होती, वो आपको भी पता है। 5 करोड़ रुपया भी कहते हैं जमा करवा पार्टी के अकाउंट में। सर आपने उसका तो सुना है, लेकिन किसी सियासी जमात का आपने प्रैक्टिकल अभी महीना पहले देखा है कि वो ले लेते हैं फिर टिकट मैंने प्रैक्टिकली तो मुस्लिम लीग नून की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आदमी की देखी, वो कहता है जी मेरे से पैसे मांग रहे। देखे सर, जिसका आप कह रहे हैं उसके तो कुछ भी दलील ही नहीं है। अच्छा, कुछ चीजें हाफिज साहब आपको दलील जरूरत नहीं होती, मेरा हाल बहुत वाज़ेह नजर आ रही होती है, आपको भी पता है सर। इससे बड़ी दलील क्या होगी? मैं इसी हल्के से बात कर लूं सर, इससे आपको कहा गया पार्टी की तरफ से कभी भी पैसे शो करवाओ? सर आप यकीन माने
कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मुझे आज तक जी कभी ये बात नहीं कही कि आपको टिकट के लिए या किसी जी। मद में आपको पैसे जमा करवाने। मैं पूरी ईमानदारी से आपको ये बात क्लियर कर रहा हूँ। सही। अभी मैं बात कर रहा था इसी सूबाई हल्के की, आपने जी। कहा ना उनकी दलील नहीं, ऐसी कोई जी, जी। मिसाल नहीं मिलती। जी तो सर मैं कर्ज कर दूं, जी। यहाँ पर जो मैंने कैंडिडेट, वैसे अगले हल्के की कही, मैंने कहा शायद आप उसकी बात नहीं नहीं सर मैं इसकी बात 157 सर मैं इसकी बात बता दूं। जी जी इस हल्के में जो था चौधरी यूसुफ था, जी वो 2018 में लगातार 2 इलेक्शन पीटीआई के टिकट से उसने मेहनत की, जी क्योंकि शहबाज शरीफ थे उनके मुकाबले जी में जी। इलेक्शन आ रहे उन्होंने, लेकिन बड़ी हिम्मत से इलेक्शन लड़ा उन्होंने। हम्म। और पहले भी 5 साल और ये 5 साल जी उस बंदे ने लोगों के साथ, अपनी जमात के लोगों के साथ, अपनी जी जमात के लोगों के साथ जो अपनी जमात के साथ वफादारी की, जी लेकिन उसको नजरअंदाज कर दिया गया। जी और एक जो अरबपति आदमी था, जो 8 दिन पहले कोई और जमात छोड़कर इस जमात में आया था, जी जी उसको एमपीए का टिकट दे दिया। तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर जी ये पैसों की चमक नहीं थी जी तो फिर क्या यूसुफ की शक्ल बुरी थी? जी क्यों नहीं टिकट दिया गया? जी हालांकि अवाम, हल्के की अवाम ये चाहती थी कि उसको टिकट, जो पीटीआई के वर्कर थे वो चाहते थे कि उसको टिकट दिया, जी। तो क्या मेरिट था? फिर कौन सी चीज ने रोका कि उसको टिकट दिया? ये मेरा हक नहीं बनता कि मैं किसी सियासी जमात के बारे में बात करूं, लेकिन क्योंकि मैं खुद एक सियासी कारकुन और वर्कर हूं, चलें सर, जहां पर भी पैसा, जहां पर भी आफर साहब पैसा जमात का म्यार होगा, मैं उसका सबसे बड़ा जी मुखालिफ। अवाम सुन रही है। अगर इस दफा चौधरी साबर अली को टिकट मिल गया तो हम मान लेंगे कि वाकई मुस्लिम लीग नून मेरिट पे टिकट देती है। आपकी बात भी सच है कि हम मान लेंगे कि मुस्लिम लीग नून मेरिट पे जी मैं आपको एक बात का यकीन दिला दूं, मैं आपको एक बात यकीन दिला दूं। अच्छा सर, आखिर में एक बात आपसे करूं। जी जी आखिरी सर देखें, किसी भी सियासी जमात के म्यार आप इस तरह नहीं मुतय्यन कर सकते कि फलां शख्स को सिर्फ टिकट मिलेगी तो आप तसव्वुर कर लेंगे। हाँ मैं आपको एक बात बता दूं, जी अगर मेरी जमात जी किसी अमीरजादे को, जी जिसका जमात से तल्लक नहीं, जी जो पैराशूटर है, जी अगर उसको मुसल्लत कर दे जी मेरे ऊपर जी और मुझे नजरअंदाज कर दिया जाए, तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपकी बात जो है वो उसको सच तस्लीम। अगर तो लेकिन अगर को मिलती तो फिर तो मैं ये बात सर मैं इसी बात को बात, अगर चौधरी साबर की जगह पर पार्टी के किसी सीनियर आदमी को जिसका वर्क मुझसे ज्यादा हो, तो मैं उस हक को पूरी तरह तस्लीम करूं। हाँ अगर मेरिट, मैं आपको अभी से यकीन दिलाता हूं, आप साहब आप 15 साल से मेरिट नहीं बन रहा। सर मेरी बात सुने, मैंने आपको कहा मैंने 18 में उम्मीदवार था, उससे पहले का आप क्या समझते हैं ना आप, और अभी भी मैं बात बोल रहा हूं, मैं अभी आपको यकीन दिलाता हूं कि जिस बात का आपको खदशा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उसका कभी हिस्सा बन ही नहीं सकती कि किसी भी पैराशूटर को लाकर किसी के आगे मुसल्लत कर दिया जाए इंशाल्लाह। जी ये थे हमारे बहुत अच्छे दोस्त मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, जिन्होंने अपनी पार्टी को बहुत ज़्यादा अपनी खिदमात दी और जानी माली सारी हर लिहाज से पार्टी को टाइम भी दिया। इंशाल्लाह हम अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।